वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 15 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उम्मीदतन आप सभी लोगों ने उसे ज्वाइन कर ही रखा होगा। अगर नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्दर अगर आप चाहें तो टेलीग्राम में जाके ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं। आपको चैनल दिख जाएगा जिस पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे। आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे पीडीएफ्स और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वो वहीं पर प्रोवाइड करवाया जाता है। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो पायरोस्त्रिया लाल जी के बारे में है क्या ये पायरोस्त्रिया लाल जी? 15 मीटर लंबा एक पेड़ है जो कॉफी फैमिली के जीनस से बिलोंग करता है। अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया है। कुछ ऐसा दिखता है, देखिए काफी लंबा सा ये 15 मीटर लंबाई का लगभग ये पेड़ है। कहां मिला है ये जरूरी सवाल है। मिला है अंडमान आइलैंड्स में, ये आपको जरूर से याद रखना है। किसे मिला? इंडिया और फिलीपींस के रिसर्चर्स वहां पर अपनी खोज के लिए गए थे, उसी दौरान उनका सामना इस पेड़ से हो गया। पायरोस्त्रिया लाल जी ये एक नई स्पीसीज है पायरोस्त्रिया जीनस की, जिसे फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में रिकॉर्ड किया गया है। मैं आपको बता दूं कि पायरोस्त्रिया फैमिली के पौधे इंडिया में नहीं मिलते। ये पेड़ सामान्यतः मेडागास्कर में पाए जाते हैं और रेयर हैं। दैट्स वाई IUCN के रेड लिस्ट में इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब अगर ये भारत में मिले हैं तो इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं पायरोस्त्रिया लाल जी के फिजिकल फीचर्स के बारे में। इसके जो पेड़ होते हैं उनका स्टेम काफी लंबा होता है और ट्रंक पे व्हाइट कोटिंग आपको दिख सकती है। ये पेड़ आप देख पा रहे हैं, यही इसका फिजिकल फीचर है। फर्दर ये अपनी फैमिली के बाकी पेड़ों से इस लिहाज से अलग हो जाता है बिकॉज इसमें आपको 8 से 12 फूलों का एक छतरी नुमा गुच्छा दिख जाएगा और ये फीचर इसे बाकी जो पौधे हैं इस फैमिली के उनसे अलग कर देता है। इसके जो फ्रूट ड्रूप्स होते हैं, मतलब ऐसे फ्रूट जिसमें केवल एक सिंगल सीड होता है, उनका शेप ओवोवाइड होता है, यानी कि एग के शेप का होता है या सब ग्लोबोज हो सकता है। जैसे ग्लोब का जो हमारा शेप होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट। ये ग्रीन, येलो या फिर व्हाइट कलर का हो सकता है और जब ये मेच्योर होते हैं तो ब्राउन दिखने लगते हैं। तो ये तो फिजिकल फीचर की बात हो गई। नाम देखिए इसका रखा गया है पायरोस्त्रिया लाल जी सिंह के नाम पर। ये ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार रीजनल सेंटर के बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए, तो उन्हीं के नाम पर इसे ये नाम दिया गया। ये पेड़ हमें कहां मिला है ये तो मैंने आपको बता दिया कि अंडमान आइलैंड पे मिला है। अंडमान आइलैंड पे कहां मिला है? साउथ अंडमान का जो वंदूर फॉरेस्ट है वहां पर ये मिला है। देखिए ये अंडमान आइलैंड है, ये है इसका सदर्न पार्ट और सदर्न पार्ट को थोड़ा यहां पे जूम किया गया है। ये है सदर्न अंडमान और यहां पर है वंदूर फॉरेस्ट। तो यहीं पर ये पेड़ हमें मिला है। कुछ और भी प्लेस हैं जहां पर ये मिल सकते हैं। 2000 तिरूर फॉरेस्ट जो कि जारवा रिजर्व फॉरेस्ट के पास में है और चिड़िया टापू या मुंडा पहाड़ फॉरेस्ट। ठीक है, देखिए रिसर्चर्स ने इसी दौरान पोकवीड स्पीसीज की एक नई स्पीसीज को भी खोजा। उन्होंने सोचा कि जब खोजबीन चल रही है तो इकट्ठा खोज लेते हैं ताकि बच्चे प्रीलिम बूस्टर पढ़ते दौरान एक ही बार में पढ़ लें। इसे उन्होंने नाम दिया रिविनिया एंडमेनेसिस। अभी पोकवीड होता क्या है? देखिए पोकवीड नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला एक प्लांट है जिसकी स्टेम्स लाल कलर की होती हैं, स्पाइक्स क्रीम कलर के फ्लावर में आपको दिखेंगी और पर्पल बेरीज दिखेंगी। जैसे ये रेड कलर की इसकी स्टेम्स होती हैं, ये देखिए क्रीम कलर का है और पर्पल कलर की ये बेरीज इसमें लगती हैं। ये जो डिस्कवरी है नई स्पीसीज की, ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो फैमिली पेस्टिवेरेसिया है उससे पहली बार यहां अंडमान निकोबार आइलैंड में मिला है। तो एक और स्पीसीज यहां पे मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पायरोस्त्रिया लाल जी कॉफी की एक स्पीसीज है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्या सच में यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है? तो जवाब है हाँ, यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है। देखिए 2016 के यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में एक नया और विशेष प्रकार का बनाना प्लांट खोजा है जिसकी हाइट 11 मीटर के आसपास है और ऑरेंज कलर के फ्रूट पल्प इसमें निकलते हैं। इसे कहां खोजा गया है? यही सवाल आपसे पूछा गया था। ऑप्शंस थे अंडमान आइलैंड, अनामलाई फॉरेस्ट, मैकाल हिल्स या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जवाब गेस करिए आप अगर करना चाहते हैं तो। मैं आपको बता दूं इसका जवाब वही है जो है पायरोस्त्रिया लाल जी का, यानी कि अंडमान आइलैंड। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इसके लिए तैयार भी रहना होगा। तो जवाब ए है। ठीक है,
जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो आईडेक्स डीआईओ के बारे में है। डिफेंस मिनिस्टर ने अभी हाल ही में बजटरी सपोर्ट अप्रूव किया है 498.8 करोड़ का आईडेक्स डीओ के लिए, जिसका फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। 5 सालों के लिए पूरा फंड होगा। देखिए, इंडिया चाहता है कि हमारे पास डिफेंस के फील्ड में बहुत बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट हों, लेकिन बनाएगा कौन, ये बड़ा सवाल है। इनोवेटिव कंपनीज होंगी, वही ऐसे सॉल्यूशंस ला सकती हैं। इस पूरी स्कीम को इसी उद्देश्य से लॉन्च किया गया था अप्रैल 2018 में, ताकि इंडिया में डिफेंस के फील्ड में जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसे बढ़ाया जा सके। इसके लिए हम चाहते हैं कि एरोस्पेस और डिफेंस के फील्ड में काम करने वाली इंडस्ट्रीज एक साथ आए, जिसमें एमएसएमई हो सकती हैं, स्टार्टअप हो सकते हैं, इंडिविजुअल इनोवेटर्स हो सकते हैं, आरएनडी इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिया भी हो सकते हैं। इसमें जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो उनके सामने कई तरीके के चैलेंजेस रखती है। चैलेंजेस में वो ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। अगर आपके पास इसके लिए कोई सोल्यूशन है, कोई प्रोटोटाइप है, कोई आइडिया है, तो आप हमारे पास लेकर आइए, हम आपको फंड करेंगे। इसमें फंडिंग दी जाती है, ग्रांट दिया जाता है, जो 1.5 करोड़ तक का होता है। अगर आप उनके पास कोई बढ़िया सा आइडिया लेकर जाएं, लेकिन हाँ, उस आइडिया में, उस प्रोटोटाइप में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि उसे फ्यूचर में इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस की नीड के लिए अडॉप्ट किया जा सकता हो, तो आपको फंडिंग मिलेगी, आप उस पर काम आगे बढ़ाइए। आईडेक्स का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, हमें रैपिड डेवलपमेंट करना है। जो भी डिफेंस की टेक्नोलॉजीज हैं, हमें उन्हें इंडिजिनाइज करना है, अपने यहाँ बनाना है और इनोवेशन लेकर आना है एरोस्पेस सेक्टर में, वो भी कम टाइमलाइन में। हमें एक कल्चर ऑफ एंगेजमेंट डेवलप करना है, जहां पर स्टार्टअप्स जो हैं वो इंकरेज हों और आए इनोवेशन के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में। हमें को क्रिएशन जो टेक्नोलॉजी का है उसे इंपावर करना है, ताकि डिफेंस और एरोस्पेस के सेक्टर में एक साथ मिलकर इनोवेशन को देखा जा सके। इस पूरे इनिशिएटिव को चलाने की जिम्मेदारी है, नोडल बॉडी कौन है, डीओ, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2018 में जब ये पूरा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, उसी समय डीओ को भी बनाया गया। उनके पास एक कॉर्पस ऑफ फंड भी दिया गया इस पूरे इनिशिएटिव को फंड करने के लिए। डीओ की बात करें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के सेक्शन 8 के तहत बनाया गया। फाउंडिंग मेंबर्स इसके 2 हैं, हेल और बेल। हेल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जो डीओ है वो पॉलिसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाएगा इडेक्स के लिए। हालांकि इडेक्स का काम बिल्कुल अलग है, ऑटोनॉमस है, ये केवल गाइडलाइंस देंगे। और हाँ, जो सीईओ होगा वो डीओ और इडेक्स का एक ही होगा, ताकि एक और तो दोनों अपने अपने फील्ड में इंडिपेंडेंट होकर काम करें। फर्दर सीईओ एक होगा तो कोऑर्डिनेशन बढ़िया बना रहेगा, दिक्कत नहीं होगी ना। कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जो डिफेंस के फील्ड में लॉन्च किए गए हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 2 कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में, जिसके आसपास डिफेंस की इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा और डेवलपमेंट्स किए जाएंगे। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस। 2018 में एन चंद्रशेखर टास्क फोर्स का गठन किया गया था, इंप्लीकेशन स्टडी करने के लिए कि अगर एआई का इस्तेमाल हम डिफेंस में करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसके क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं। इसी आधार पर मार्च 2019 में डाइपा का गठन किया गया। डाइपा एक एजेंसी है, डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट एजेंसी। डाइपा का ऑब्जेक्टिव यह है कि डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को आगे बढ़ाया जाए, एआई रोड मैप तैयार किया जाए, और जो डिफेंस के पीएसयूज है लाइक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो एम्यूनिशन आर्टिलरीज वगैरह डेवलप करते हैं, उनको भी एआई इनेबल्ड प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट इडेक्स डीओ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पैसिफाई सर्वे के बारे में है। देखिए, पैसिफाई सर्वे सोनली इंडिया का इनिशिएटिव नहीं है। इस इनिशिएटिव में कई सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। लीडिंग इंस्टीट्यूशंस यूएसए से, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका और कई सारे प्राइवेट फाउंडेशन पैसिफाई सर्वे का हिस्सा हैं। लेकिन इंडिया भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इंडिया इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहा है, जिसका नाम है वेलोप। वेलोप का फुल फॉर्म है वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलरीमीटर। इस सर्वे में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, IUCAA के द्वारा, और इसी वजह से यह आर्टिकल न्यूज में आया है। पैसिफाई प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पे पैसिफाई का फुल फॉर्म है पोलर एरियाज स्टेलर मैपिंग। स्टेलर का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टार्स। इंटरस्टेलर मूवी आपने देखी है ना, वहां पर भी स्टेलर का मतलब यही है, तारों के बीच। यहां पर लाइट का पोलराइजेशन करके उसे स्टडी किया जाएगा। इसका मतलब क्या है हम समझ लेंगे। कुल मिला के ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से
हम आसमान को सर्वे करेंगे और वहां पर तारों को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसकी मदद से हम गैलेक्सीज को मैप कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? आसमान को मैप किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, तारों को आइडेंटिफाई करके उनकी मदद से हम जो गैलेक्सीज वगैरह हैं उनको मैप कर लेंगे। इसे फंड किया जा रहा है यूएसए, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका और कुछ प्राइवेट फाउंडेशंस के द्वारा। पैसिफाई सर्वे में जो ऑब्जेक्टिव है साइंटिस्ट का वो यही है कि हम लाइट का पोलराइजेशन करके उसे स्टडी करेंगे जो मिलियंस ऑफ स्टार्स से आती हैं। अब देखिए, मैं आपको बता ये रहा हूं कि होता क्या है कि लाइट्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो मल्टी डायमेंशनल होती हैं। अगर लाइट बहुत डिम हो और आसपास लाइट के मल्टीपल सोर्स हों तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि लाइट का ओरिजिनल सोर्स है कहां। उस दौरान लाइट के सोर्स को आइडेंटिफाई करना, पता कर पाना कि लाइट किस तारे से आ रहा है, काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप लाइट का पोलराइजेशन कर लें तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लाइट का सोर्स क्या है। जैसे लाइट जो है वो कई सारे डायरेक्शन में जा रही होती है, फिर आप एक इक्विपमेंट का या किसी एक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उसे एक लीनियर शेप में पोलराइज कर लेते हैं, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि लाइट का डायरेक्शन क्या है। वंस यू गॉट द डायरेक्शन ऑफ लाइट तो आप उसका सोर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आप ये मैप कर सकते हैं कि वो जो लाइट आ रही है उसके सोर्स की डिस्टेंस क्या है। और पोलराइजेशन का ये काम करने की जो जिम्मेदारी है वो वेलोप के पास है, जब उसे टेलीस्कोप के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाएगा तब। तो 2 हाईटेक ऑप्टिकल पोलरीमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा नदन और सदन स्काइज में साइमल्टेनियसली। यहां से हम स्टारलाइट पोलराइजेशन को कैप्चर करेंगे, बहुत फेंट स्टार्स जो हैं उनका भी। उसके बाद हम उनको सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे, जो अभी तक नहीं हो पाया है। फर्दर हमारे पास गैया सैटेलाइट है, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इन्फ्रोमीटर एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है। गैया की मदद से हम इन स्टार्स के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें स्टार का सोर्स मिल गया और उसकी डिस्टेंस मिल गई तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम एक 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं, जिसके बाद हम जिस भी सोर्स से वो आ रही है वहां पर डस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर कैसा है उसे भी स्टडी कर पाएंगे। और यहां पर जो वेलोप है वो हमें काफी मदद देने वाला है। बात अगर वेलोप की करें तो वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलरीमीटर, इसे जब टेलीस्कोप पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो पोलराइज्ड लाइट सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट कर लेगा। इसे 2 जो टेलीस्कोप से वहां पे लगाया जाएगा, एक टेलीस्कोप क्रेटे में है, ग्रीक आइलैंड में, और दूसरा है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के सुदरलैंड में। ठीक है, एक बार जब इसे तैयार कर लिया जाएगा तो ये काफी यूनिक इंस्ट्रूमेंट होगा जो आसमान का एक बहुत बढ़िया हमें व्यू देगा। हम स्टार्स की क्लियर और फाइनेस्ट इमेजेस को डिटेल तरीके से अकाउंट कर पाएंगे, कलेक्ट कर पाएंगे। 200 किलोग्राम का ये जो वेलोप है ये हंड्रेड्स ऑफ स्टार को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने में कैपेबल होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट पैसिफाई सर्वे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पेंसिल पोर्टल के बारे में है। आप इसे सामान्य जानकारी के लिए भी जानते रहिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल्स ने अभी हाल ही में अपील की है सभी लोगों से कि आपके आसपास अगर कहीं भी चाइल्ड लेबर का कोई भी केस आए तो आप पेंसिल पोर्टल पे जाके उस इंस्टेंस को रिपोर्ट करिए या फिर 1098 पर कॉल करिए। ये आप जानते रहिए, अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली आप रिपोर्ट करिए। जो पेंसिल पोर्टल है ये एक प्लेटफॉर्म है जो चाइल्ड लेबर को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। पर्पज आपको समझ में आ गया होगा। हमें नो चाइल्ड लेबर का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना है। जरूरी है कि सभी लोग कोऑर्डिनेट करें, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिविल सोसाइटी और पब्लिक, यानी कि हम और आप। तो आपको सोर्स पता होना चाहिए ना, काम कहां करना है। 1098 ये है फ्री इमरजेंसी फोन सर्विस बच्चों के लिए। आप इसके जरिए भी उनकी मदद कर सकते हैं कि ना केवल बच्चों की मदद करता है बल्कि लॉन्ग टर्म केयर और रिहैबिलिटेशन का भी उनका पूरा अरेंजमेंट ये करते हैं। जो हेल्पलाइन है इसे चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। ये बातें पेंसिल पोर्टल के बारे में। स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। पायरोस्ट्रिया लालची कॉफी फैमिली के जीनस का एक पेड़ है, हाल ही में वेस्टर्न घाट में डिस्कवर किया गया है। एडेक्स टीओ फंड और मैनेज किया जा रहा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पैसिफाई सर्वे ये स्टडी करेगा लाइट की पोलराइजेशन को जो मिलियंस ऑफ स्टार्स से आती है। पेंसिल पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। चाइल्ड लेबर फ्री सोसाइटी को अचीव करने का इसका टारगेट है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। जवाब कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।